Hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with a novel Virgin Symphony. चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर बहुत सारा फैमिली ड्रामा होने के साथ ही फाइनली वो पार्टी खत्म हो गई थी. तो क्या शायद वो खत्म हो गई थी? हाँ, पार्टी तो खत्म हो गई थी पर रात अभी भी बाकी थी और ये रात बहुत लंबी होनी थी, खासकर किसी एक शख्स के लिए जो बस उस हॉल में खड़ा हुआ था अपने उस एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ. शाओलिन आगे आती है एंड जोजुआ सिर्फ शाओलिन को देख रहा था, बट अगले ही सेकंड शाओलिन ने जोजुआ के हाथ पर अपना हाथ रखा एंड देन उसे विजान के बालों से अलग किया. उसके बाद उसने विजान की तरफ देखा जो अभी इक्वली अपनी इंटेंस आइज से बस नीचे की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे इजाज़त नहीं थी ना शाओलिन की आंखों में देखने की. पर शाओलिन कुछ देर के लिए विजान को देखती है, बट अगले ही सेकंड उसने विजान के बालों को ढंग से किया एंड देन उसने जोजुआ की तरफ देखा और बाकी सब की तरफ देखा जो अपनी उस इंटेंस केस से विजान को एंड शाओलिन को ही देख रहे थे. शाओलिन ने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, अभी के अभी अपने कमरे में जाओ, सबके सब. लेकिन साथी वो जोर से चिल्लाती है एंड उसकी आवाज़ सुनकर जोजुआ सिर्फ अपनी मुट्ठियों को खींच लेता है एंड विजान को घूरने लगता है. तभी शाओलिन ने जोजुआ की तरफ देखकर कहा, तुमसे क्या अलग से कहना पड़ेगा, अपने कमरे में जाओ अभी की अभी. जैसे ही शाओलिन पर दोबारा से चिल्लाती है जोजुआ सिर्फ फ्लिंच कर जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो अपने पैर पटकता है एंड अपनी दबी आवाज़ में कहता है, देख लूंगा तुम्हें मैं. एंड इसके साथ ही सबके सब अपने कमरे में चले जाते हैं एंड विजान भी मुड़कर बस जाने ही वाला था कि तभी की तभी शाओलिन ने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, तुम नहीं. जैसे ही शाओलिन की आवाज़ बाकी सब लोग सुनते हैं जो बस सीढ़ियों पर चढ़ी रहे थे रुक जाते हैं एंड वो वही देखने लगते हैं. शाओलिन ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, अभी के अभी मुझसे आकर स्टडी में मिलो. ये कहते के साथ ही वो बस गुस्से में तमतमाती हुई अपनी स्टडी की तरफ निकल गई थी एंड वही दूसरी तरफ विजान बस अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है एंड उसके साथ बाकी सब लोग भी. पर बाकी सब लोग जिनके चेहरे के ऊपर अभी गुस्सा नजर आ रहा था विजान को लेकर, अचानक से वो हंसी में बदल जाता है जैसे कि वो मॉक कर रहे हो विजान पर. एंड ये चीज़ पीछे खड़ी हुई शियान देख सकती थी जिसकी आंखों में ऑलरेडी आंसू आ चुके थे. सब जानते थे कि स्टडी में चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि स्टडी में जाने का मतलब ही होता है कि अपनी मौत को खुद दावत देना. एंड इसीलिए यहाँ इस घर में जितने भी लोग हैं वो शाओलिन की स्टडी में जाने से डरते हैं. पर फिलहाल विजान को जाना ही होगा क्योंकि शाओलिन ने कह दिया है और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है. इसीलिए फाइनली विजान सिर्फ शियान की तरफ देखता है जो वहाँ पीछे ही खड़ी हुई थी. विजान ने कहा, शियान. शियान ने कहा, जी मास्टर. विजान ने कहा, मेरा इंतज़ार करो यहाँ, मैं तैयार होकर आता हूँ. ये कहते हुए वो वापस अपने कमरे में चला जाता है क्योंकि वो एप्रोप्रिएट कपड़े पहनकर बाहर जाना चाहता था एंड अभी विजान अपनी ठीक हालत में भी नहीं था. अब लगभग 15 मिनट के बाद विजान अपने आप को पूरी तरीके से उसी अपने ब्लैक रोब से कवर कर कर बाहर आता है जहाँ शियान उसका ऑलरेडी डर कर इंतजार कर रही थी. शियान ने कहा, मास्टर. विजान ने कहा, बाद में बात करते हैं, फिलहाल मुझे स्टडी में जाना है. ठीक है, तो वो विजान सिर्फ आगे की तरफ चलने लगा एंड शियान डर कर पीछे चलने लगी. शियान ने कहा, पर मास्टर क्या हमें जाना चाहिए? ये कहते हुए शियान जैसे डर रही थी. विजान ने पीछे देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे और मेरे पास कोई रास्ता है? ये कहते हुए अपनी जगह पर रुक गया था. शियान बस रुक गई. वो बस अपनी नाखूनों को अपनी कलाई में गड़ा रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था विजान के लिए, और ये चीज़ कहीं ना कहीं विजान भी देख सकता था. इसीलिए उसने अगले ही सेकंड शियान के हाथ पर हाथ रखा एंड अपनी धीमी आवाज़ में कहा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा. शियान ने कहा, पर पिछली बार मास्टर आप कहे थे तो. विजान ने कहा, शियान यहाँ बस मेरा इंतज़ार करो, मैं बस अभी आता हूँ. ये कहते हुए वही कॉरिडोर में उसे वहाँ खड़ा छोड़ जाता है. अगले सेकंड में स्टडी में नॉक करता है और अंदर से एक ठंडी आवाज़ आती है, अंदर आ जाओ. जैसे ही विजान ने आवाज़ सुनी उसने सिर्फ अपनी आंखों को बंद किया एंड गहरी सांस लेकर वो दरवाज़ा खोल देता है. एंड सामने ही फैंग खड़ा हुआ था जो शिलियान का ओमेगा बटलर था एंड उसको यहाँ पर इसलिए खड़ा किया गया था ताकि किसी एक शख्स की प्रेजेंस हो, क्योंकि विजान एक ओमेगा है एंड इस तरीके से एक ओमेगा एंड अल्फा का इस रात को एक अकेले कमरे में मिलना शायद अप्रोप्रिएट नहीं है. इसीलिए किसी और शख्स का भी वहाँ पर होना ज़रूरी था एंड वो फैंग था. फैंग को वहाँ देखते के साथ ही विजान ने सिर्फ उसे इग्नोर किया क्योंकि ये शख्स इग्नोर करने के ही लायक है. एंड विजान को सिर्फ से देखकर फैंग के चेहरे पर सिर्फ एक स्मिर्क आ जाता है एंड वो बस उसे देखने लगता है. वहीं दूसरी तरफ शाओलिन अपने हाथ में विस्की का ग्लास लिए वहीं खिड़की के सहारे खड़ी हुई थी एंड वो बस सामने की तरफ देख रही थी. उसका चेहरा पूरी तरीके से सपाट था एंड पूरा स्टडी इस वक्त बहुत डिम लाइट में डूबा हुआ था और बहुत सारा ठंडा माहौल था. विजान महसूस कर सकता था कि यहाँ पर शाओलिन के वो सफोकेटिंग फेरोमोन्स हैं जो विजान को इतनी आसानी से सांस नहीं लेने देंगे. विजान की प्रेजेंस को वहाँ पर महसूस करते के साथ ही शाओलिन ने बस अपनी निगाहों को पीछे मोड़ा, देन फिर से सामने की तरफ किया एंड अपने उस ग्लास में से एक सिप लिया. विजान कुछ देर के लिए इंतजार करता रहता है पर शाओलिन कुछ भी नहीं कहती एंड थकार कर विजान एक गहरी सांस लेता है एंड देन उसने धीमी आवाज़ में कहा, आपको कुछ काम था मदर? जैसे ही शाओलिन ने सुना फाइनली उसकी आंखें थोड़ी सी झपकी एंड देन वो विजान के पास आती है बहुत धीमी स्पीड में, फिर बहुत रिलैक्स होकर बस अपनी चेयर पर बैठ जाती है एंड विजान सिर्फ उसे देखता रहता है उसके हर स्टेप को, क्योंकि उसे पता है जितना ज़्यादा वक्त गुजरेगा चीज़ें उतनी ज़्यादा मुश्किल होंगी.
एंड जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ। शाओलिन ने अपना ग्लास साइड में रखा एंड देन उसने दोनों हाथों को वहीं टेबल पर रखकर अपनी उस ठंडी आवाज़ में कहा, घड़ी में इस वक्त 1 बज रहा है। तो मैं चाहती हूँ ना तुम मेरा और ना मैं तुम्हारा समय बर्बाद करूँ। तो जो पूछूँ सिर्फ उसका सवाल का जवाब एक शब्द में देना और बिल्कुल सच। ये क्या कर वो विजान को बस घूर रही थी एंड विजान ने सिर्फ नोट किया। शाओलिन ने कहा, पार्टी से पहले और पार्टी के बाद कहाँ गए थे तुम? शाओलिन का ये सवाल सुनकर एक विजान ने सिर्फ गल्प किया। एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने वही इंसिडेंट आ गए थे, पार्टी से पहले का इंसिडेंट एंड पार्टी के बाद का। जैसे ही यह ध्यान आया तुरंत अपनी आंखों को बंद कर जैसे उन सारे थॉट्स को साइड कर दिया था, क्योंकि वो अभी अपने चेहरे पर ऐसा कोई भी इमोशन नहीं लाना चाहता था। खासकर अपनी टेल्स को तो वो बिल्कुल भी अनकंट्रोल नहीं करना चाहता था ईबो के उस फेरोमोन से और ईबो के उस इमेजेस से। इसीलिए ईबो का ख्याल दूर करना ही ज़्यादा बेहतर था। एंड विजान का से चुप होता हुआ महसूस कर शाओलिन ने सिर्फ अपनी मुट्ठियों को भींचा एंड अपने जबड़ों को कसा। उसके बाद उसने अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है विजान। जितना ज़्यादा समय बढ़ेगा उतना ही तुम्हारे लिए और मेरे लिए चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी और मैं इस वक्त बहुत थकी हुई हूँ। तो मेरी चीज़ का जवाब दो, पार्टी से पहले एंड पार्टी के बाद कहाँ थे तुम? ये कहते हुए शाओलिन सिर्फ विजान के बहुत करीब आ गई थी, इतना करीब कि विजान महसूस कर सकता था कि इस वक्त शाओलिन ने अपनी टेल्स को खोल रखा है एंड वो बहुत एग्रेसिव है। पर विजान की बॉडी पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, वो बस ऐसे ही स्टिल खड़ा हुआ था। लेकिन उसने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, मैं पार्टी में ही था माँ, बट ज़्यादा देर तक वहाँ रुकना मुझे ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैं बस घर आ गया। ये कहते हुए वो सामने की तरफ देखने लगा। शाओलिन ने कहा, घर आ गए बिना बताए? हम लोग वहाँ फैमिली की तरह गए थे ना, एंड मैंने तुमसे कहा था जो मैं कहूँ वही करना, फिर तुम घर कैसे आ सकते हो? और वो भी बिना कैरेज के, बिना अपनी मेट्स को बताए, बिना मुझे बताए? हाँ, और तुम्हारे हाथ पर। ये कहते के साथ ही उसने विजान की कलाई को पकड़ लिया। जैसे उसने ये करा विजान पलक से शिवर कर जाता है। वो अपनी कलाई को पीछे खींचना चाहता था पर शाओलिन की पकड़ बहुत तेज थी। शाओलिन ने विजान के हाथ पर वो पट्टी बंधी हुई देखी एंड उसने उसकी कलाई पर अपने हाथ को धीमे से रखा और उसके हाथ को ऊपर उठाते हुए कहा, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? जहाँ तक मुझे याद है तुम तो ठीक थे ना, तो क्या हुआ? ये कहते हुए बस बहुत धीमे बोलकर विजान की तरफ देख रही थी एंड विजान सिर्फ अपने हाथ को पीछे खींचना चाहता था पर यह इम्पॉसिबल था। इसीलिए उसने सिर्फ जवाब दिया, मेरा हाथ कांच से टकरा गया था तो उसी का निशान है। चोट ज़्यादा गहरी नहीं है, इसीलिए पट्टी बांध ली है, ठीक हो जाएगी। ये कहते हुए विजान सिर्फ अपने हाथ को वापस पीछे खींचने लगा पर शाओलिन ने उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, चोट लगी है तुम्हें? ये कहते हुए वो बस विजान की तरफ देख रही थी और अपनी उस नाखूनों को विजान की कलाई में जैसे गड़ा रही थी, वहीं जहाँ पट्टी बंधी थी। एंड जैसे वो नाखूनों को बढ़ाती जा रही थी वो बस विजान के चेहरे के उन बदलते हुए हाव भाव को देखना चाहती थी, पर विजान के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। तब भी जब विजान की वो पट्टी धीमे धीमे कर लाल होने लगी, पर इस बात से दोनों में से ही किसी को कोई जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दोनों वहाँ पर बस न्यूट्रल खड़े थे, फिर वो चाहे शाओलिन हो या फिर विजान हो। एंड जैसे ही विजान की कलाई में से आखिरकार वो खून बहने लगा, शाओलिन ने कहा, लगता है मैंने ज़्यादा जोर से पकड़ लिया। चोट गहरी है विजान, इसका ख्याल रखो। ये कहते हुए शाओलिन ने सिर्फ अपना हाथ छोड़ दिया था एंड विजान की कलाई बस नीचे गिर जाती है, पर विजान कुछ भी नहीं कहता, वो बस अपना हाथ पीछे खींच लेता है। शाओलिन ने कहा, वैसे तुम्हें पता है मुझे पसंद नहीं है कि अपने परिवार के बारे में मुझे दूसरों से पता लगे, पर आज ऐसा हुआ, मुझे अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में दूसरे से सुनने को मिला और ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है। क्योंकि जो मैंने सुना, ये कहते हुए उसने विजान की तरफ देखा है। विजान सिर्फ फर्श की तरफ देख रहा था जहाँ उसके खून की बूंदें बस टिकी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ शाओलिन ने भी उन बूंदों की तरफ देखा, पर अगले ही सेकंड उसने विजान की तरफ देखा और अपनी स्टडी टेबल पर से एक पेंसिल को उठाया एंड देन उसने विजान के हाथ को फिर पकड़ा एंड देन उसकी एक फिंगर को उठाकर उसके बीच में उसने पेंसिल को रखते हुए कहा, मुझे पसंद नहीं है, ये बात तुम्हें पता है ना विजान? ये कहते हुए उसने उस फिंगर को दबाया एंड देन उसने दूसरी फिंगर को उठाया एंड देन फिर से उस पेंसिल को उसकी फिंगर्स के बीच में रखा एंड इस तरीके से उसने तब तक किया जब तक कि विजान की चारों उंगलियां पेंसिल में फंस नहीं गई, दो ऊपर की तरफ और दो नीचे की तरफ। एंड देन उसने विजान की मुट्ठी को कसकर बांधते हुए कहा, मुझे पसंद नहीं है जब मुझे किसी और से ये सुनने को मिले कि उसने तुम्हें उस हालत में देखा जिसकी इजाज़त किसी को भी नहीं है। ये कहते हुए वो बस विजान की उस मुट्ठी पर अपनी पकड़ को मजबूत करती जा रही थी और वहीं दूसरी तरफ विजान का पूरा हाथ जैसे वक्त सफ़ेद पड़ता जा रहा था, क्योंकि वो पेंसिल इस तरीके से उसकी उंगलियों में अड़ी हुई थी कि ज़रा सा भी पुश करने पर वो उसकी बिल्कुल बोन्स में जाकर लग रही थी एंड ये दर्द बहुत ज़्यादा था।
पर विजान वो सिर्फ अपनी सांस रोक कर वहाँ खड़ा हुआ था, क्योंकि अगर उसने सांस ली तो इस वक्त शाओलिन के जो इतने सफोकेटिंग एंड इंटॉक्सिकेटिंग जो फेरोमोन्स वहाँ फैले हुए हैं वो विजान की सांस में चले जाएंगे एंड उसका यहाँ खड़े रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए वो बस अपनी सांस रोक कर वहाँ खड़ा हुआ था, पर वो कितनी हद तक रोक सकता था। एक तो ये दर्द इतना ज़्यादा बढ़े जा रहा है, ऊपर से जिस तरीके से शाओलिन धीमे धीमे कर उन फेरोमोन्स को और ज़्यादा बढ़ा रही है, विजान की ताकत जैसे उसकी बॉडी से निकल रही थी। वो वीक महसूस कर रहा था खुद को, क्योंकि चाहे कुछ भी कर ले सामने उसकी एक अल्फा खड़ी हुई थी, वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा। एंड विजान की पावर चाहे जितनी भी हो वो भी एक ओमेगा था, वो अपनी वनरेबल स्टेट में था। उसने खुद को हार्म किया था, बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट किया था एंड उसने अपनी टेल्स को भी तो जकड़ रखा था। इसीलिए वो बस वहाँ खड़ा हुआ था बिना टूटे, क्योंकि वो टूट नहीं सकता। शाओलिन ने आगे आते हुए कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अपने बच्चे के लिए क्यों चूज़ किया था? ये कहते हुए विजान को क्लियर कर रही थी, पर है सच विजान की निगाहें झुकी हुई थी। शाओलिन ने कहा, तुम्हारे इसी कभी ना टूटने वाले नेचर की वजह से मुझे अपने बेटे के लिए एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए था। और जब यूचैन की पार्टी में मैंने तुम्हें देखा था और जिस तरीके से तुमने बिहेव किया था, मुझे पता लग गया था तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं हो सकता जो शू फैमिली की उस हेड चेयर पर बैठने वाले मेरे बेटे को कंपनी दे। पर किस्मत में कुछ और लिखा था, क्योंकि जिस मकसद के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई थी वो मकसद ही मेरी और तुम्हारी जिंदगी से बस गायब हो गया। उस दिन से तुम्हें पता है, उस दिन से मैंने अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं बहाया। मैंने अपने बच्चे को खोया था, पर मैं मजबूत, क्योंकि मुझे अपने परिवार को संभालना था। और वो वक्त कितना मुश्किल था इस बारे में तो तुम भी बहुत अच्छे से जानते होंगे ना। पर फिर भी मैं कोशिश करती रही कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रखूं, क्योंकि मेरा बेटा ये चाहता था, वो हमेशा ये चाहता था कि तुम खुश रहो, तुम्हें वो हर खुशी मिले जो तुम्हें बचपन से नहीं मिली। वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था, है ना? ये कहते हुए सिर्फ विजान को घूरने लगी और ज़्यादा अपने उस पकड़ को मजबूत करने लगी। विजान का हाथ लगभग अब ब्लीड करने के कगार पर आ गया था, क्योंकि पेंसिल भी जो उसके हाथ में थी ना, वो एक चट की आवाज़ के साथ टूट गई। एंड अगले सेकेंड टूटे हुए जो टुकड़े थे पेंसिल के, लकड़ियों के जो टुकड़े थे, वो एक विजान की मुट्ठियों में जैसे घुसने लगे। पर शाओलिन वो पीछे नहीं हट रही थी, वो फुल फोर्स के साथ विजान की उस मुट्ठी को बस जकड़ कर खड़ी थी एंड अपने नाखूनों को भी उसके हाथ में जैसे घुसेड़ रही थी। शाओलिन ने कहा, मेरा बेटा चला गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी हर वो चीज़ करने की जिस चीज़ की तुम्हें पाबंदी है। मैंने तुम्हें बहुत आज़ादी दी है, पता है ना तुम्हें? तुम वो हर चीज़ कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, पर जो रिस्ट्रिक्शंस तुम्हारे लिए लगाए गए हैं उन्हें तुम्हें फॉलो करना होगा। मैं नहीं चाहती कि इस घर के बाहर कोई भी इंसान तुम्हारे बारे में बात करे, तुम्हारी उस चीज़ को देखे जिसे देखने का हक किसी को भी नहीं है, खासकर तुम्हारी ये टेल्स। गिनती में ये 9 है और तुम नहीं चाहोगे कि ये 8 या 7 रह जाए, क्योंकि मुझे ये 9 टेल्स पसंद हैं। ये पावर दिखाती हैं, स्ट्रॉन्गनेस दिखाती हैं, ये बताती हैं कि इनके आगे कोई टिक नहीं सकता। पर ये बागी नहीं बन सकती, ये रिबेल होकर जो उनकी मर्जी में आए वो नहीं कर सकती। इन्हें मेरे काबू में रहना होगा, तुम्हें मेरे काबू में रहना होगा, क्योंकि भूलो मत कि तुम इस शू फैमिली के सन इन लॉ हो। समझ आया तुम्हें? ये कहते के साथ ही शाओलिन बस विजान के बहुत करीब आ गई थी एंड ऑलमोस्ट उसने विजान के गले को बस जैसे ग्रैब कर ही लिया था, पर जैसे वो बस रुक जाती है एंड वो विजान को घूरने लगती है। देन उसने अपने उस डार्क वॉइस में कहा, तुम मेरे बेटे की पसंद थे, वो तुम्हें पसंद करता था और तुम्हारी बहुत केयर भी करता था। एंड उसके जाने के बाद ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हारी पसंद का ख्याल रखूँ और उसकी केयर करूँ। पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेरी कमज़ोरी और अपनी आज़ादी मत समझ लेना, और हद से बाहर जाने के बारे में तो कभी सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हें पता है ना, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ सिवाय मेरी फैमिली का नाम खराब होने के। और तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुम पर बिगड़ूं, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर मुझे गुस्सा आता है तो वो इतनी आसानी से शांत नहीं होता। और 1 साल पहले जो कुछ हुआ था, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ फिर से वो सब कुछ हो। तो आगे से मुझे गुस्सा मत दिलाना।
और अगर इस बात में ज़रा भी सच्चाई है कि किसी ने तुम्हें इस तरीके से देखा है जब तुम्हारी ये नॉट टेल्स आज़ाद थी, तो ये सच्चाई वापस किसी और की ज़ुबान पर नहीं आनी चाहिए विजान। याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए शालिन सिर्फ घूर रही थी बहुत बुरी तरीके से, एंड पूरा कमरा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था सांस लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो फैंग वहाँ खड़ा हुआ था, उसकी भी सांसें जैसे उखड़ रही थी। वो कमज़ोर होकर बस फर्श पर गिर जाता है, जैसे कि वो सांसों की भीख मांग रहा हो। लेकिन विजान अभी भी खड़ा हुआ था। उसका पूरा चेहरा फक्त सफ़ेद था, लेकिन वो अभी भी खड़ा हुआ था। एंड ये चीज़ शालिन की आंखों को लाल करने के लिए काफ़ी थी। उसकी वो 9 एग्रेसिव टेल्स इतनी एग्रेसिव होकर पूरी तरीके से फैल गई थी, जैसे कि बस विजान को ग्रैब करना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ विजान की टेल्स भी अग्रेसिव हो रही थी। वो भी विजान को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, क्योंकि वो फील कर सकती थी कि विजान इस वक्त प्रॉब्लम में है, वो वीक हो रहा है। पर विजान ने इतनी कस कर उन्हें बांध रखा था कि वो चाहकर भी जैसे सांस नहीं ले सकती थी, वो खुल नहीं सकती थी। और अगर खुलने की भी कोशिश करेंगी तो तकलीफ उन्हें ही होगी। कुछ देर के लिए ये सब कुछ ऐसे ही चलता है। पर अगले ही सेकंड जैसे ही शालिन को एहसास हुआ कि वो और ज़्यादा अगर गुस्से में आई तो वो अपना कंट्रोल खो देगी, उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया, एक गहरी सांस ली और 2 कदम पीछे हो गई। और फाइनली कुछ सेकंड्स के बाद जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो अब वो आंखें लाल नहीं थी, गोल्डन थी। एंड इसका मतलब ये था कि वो अब कंट्रोल में है। शालिन ने कुछ देर के लिए विजान को देखा एंड देन विजान के कॉलर को ठीक करते हुए कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो बेबी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें इतना वीक होते हुए देखना। मैं जानती हूँ तुम बहुत थके हुए हो। एक काम करो, जाकर अपने कमरे में आराम करो। और हाँ, ये तुम्हारे हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई, कलाई पर तो चोट थी ही और ये जख्म और गहरा हो गया, तो जाकर इस पर दवा भी लगा लेना, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि स्कूल खुलने से पहले तुम इंजर्ड नजर आओ। स्कूल की जिम्मेदारी बहुत हो जाती है ना, एंड बच्चों को संभालना भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जाओ, जाकर आराम करो, स्कूल मंडे से खुलने वाले हैं ना। ये कहते हुए शालिन बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में विजान से बात कर रही थी, उसके चेहरे पर सरप्राइजिंग सी मुस्कुराहट भी थी। वहीं दूसरी तरफ विजान बस जैसे तैसे कर गल्प करता है एंड देन उसने धीमी आवाज़ में कहा, मंडे को। शालिन ने कहा, ठीक है जाओ आराम करो जाकर, एंड मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं वो करती हूँ। फैंग, ये कहते हुए उसने फैंग की तरफ देखा जो ऑलरेडी भी ज़मीन में बस तड़प रहा था। शालिन ने कहा, तुम्हारा क्या होगा? देखो तुम्हारे सामने विजान ऐसे ही खड़ा हुआ है एंड तुम दोनों ही उम्मीद का हो, पर तुम्हारी हालत तो सही कहा है, कमज़ोर लोगों को अपनी टीम में नहीं रखना चाहिए, वरना वो सिर्फ बर्डन बन जाते हैं। अच्छा है विजान हमारी टीम में है, जाओ विजान तुम आराम करो। ये कहते के साथ ही शालिन भी चेयर पर बैठ गई थी एंड विजान सिर्फ एक सांस लेता है, एक सांस, क्योंकि उसे इस कमरे से बाहर निकलने के लिए सांस लेनी ही होगी, वरना वो शायद बेहोश ही हो जाएगा। पर फाइनली जैसे कर अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, जो बहुत मुश्किल थे। विजान के कलाई से अभी पीछे से खून रिस रहा था एंड जब तक विजान उस कमरे से बाहर निकलता है, शालिन सिर्फ अपनी उन लाल आंखों से विजान की कलाई को ही देखती रहती है। एंड फाइनली विजान कमरे से बाहर आया एंड शियान जैसे ही जो इंतजार में वहाँ खड़ी हुई थी डर के मारे, जैसे दरवाज़ा खुला बस दौड़ कर दरवाजे के पास जाती है। एंड विजान की ऐसी हालत देखकर वो बस अपनी जगह पर रुक गई थी। उसके आंसू अपनी आंखों से अपने आप ही निकल आए एंड देन उसने विजान को बस थामते हुए कहा, मास्टर। विजान ने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे बस कमरे में ले चलो। शियान ने बस विजान को कंधों से पकड़ते हुए कहा, यूं ही कमरा ठीक कर दिया मास्टर, आप प्लीज़ कमरे में चलिए, प्लीज़ चलिए। ये कहते हुए बस विजान को थाम कर अपने आंसू को रोकते हुए कमरे की तरफ विजान को ले जाने लगी। पर विजान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड उससे चला भी नहीं जा रहा था। पर जैसे जैसे कर वो कमरे की तरफ जाता है एंड उसकी ऐसी हालत देखकर कोने में खड़ा होकर एक शख्स मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट और ज़्यादा तीखी और पैनी हो जाती है एंड नो डाउट वो जोजुआ था और उसके बगल में खड़ी हुई मौका थी। इन दोनों के ही चेहरे की वो मुस्कुराहट ये बता रही थी कि दोनों खुश हैं विजान को इस तरीके से देखकर। पर जो खुश नहीं हुई वो थी यूएई, जो बस दरवाजे पर खड़े होकर बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एंड जैसे उसने शियान और विजान को वहाँ से आते हुए देखा, वो बस दौड़कर अपने मास्टर के पास जाती है एंड उसने विजान को बस थामते हुए कहा, मास्टर हाँ ठीक तो है ना, क्या हुआ है इन्हें? हाँ ये तो शियान की तरफ देख लगे। शियान ने कहा, मास्टर की हालत ठीक नहीं है, उन्हें मैं अभी भी कमरे में ले जाना होगा, बाद में बात करना, बाद में। ये कहते हुए वो जैसे कर खींच कर विजान को बस कमरे में ले आते हैं। शियान बस विजान को बेड की तरफ ले जाने लगती है एंड यूं ही तुरंत दरवाज़ा लगाती है। अब कमरा पहले से बेहतर लग रहा था, बेड बना हुआ था एंड अगले ही सेकंड शियान ने बस संभाल कर विजान को बेड पर रख दिया। पर विजान ऑलमोस्ट अपना कॉन्शियस खो चुका था, अनकॉन्शियस था एंड उसे इस तरीके से देख कर बस यूं ही घबराने लगी। उसने शियान की तरफ देखकर कहा, मास्टर को क्या हुआ है, बोलो ना, ये उठ क्यों नहीं रहे हैं? शियान ने कहा, जल्दी जाकर एक टब में पानी लेकर आओ, मास्टर का ठीक नहीं, जाओ जल्दी जाओ। यूं ने कहा, लाती हूँ। ये कहते हुए बस दौड़ कर बाथरूम में जाती है एंड टब में पानी भरकर लेकर आती है एंड साथ में गीला कपड़ा भी। शियान ने उस टब में से पानी लिया एंड देन उसने सोख कर बस विजान के चेहरे को साफ करना शुरू किया। यूं ने भी यही करना शुरू किया, वो विजान के चेहरे को, उसके पाँव को, उसके हाथ को साफ कर रही थी। पर विजान के दोनों हाथ, उसके दोनों हाथ इंजर्ड थे एंड ये देखकर
शियान की तरफ आंखों से आंसू निकल आए। उसने तुरंत साइड टेबल पर से कॉटन उठाई एंड देन वो बस विजान के उस चोट पर धीमे धीमे कर डैब कर ब्लड साफ करने लगी। एंड यूही सिर्फ विजान को वाइप कर रही थी जहाँ तक वो कर सकती थी, पर उसने तुरंत शियान की तरफ देखकर कहा, शियान मास्टर वो बहुत ज़्यादा उनकी उनकी जैसा लग रहा जैसे बॉडी बहुत फीवरिश हो रही है। शियान ने कहा, वो तो होगी ही ना, तुम्हें नहीं पता हैदर मास्टर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके हार्मोन्स कितने ज़्यादा, शायद उन्होंने मास्टर को उसी से एक बार फिर से अटैक किया है, इसीलिए मास्टर की हालत ऐसी है। जब दरवाज़ा खुला था तो अंदर से ये कहते हुए शियान बस चुप हो गई, क्योंकि उसके लिए बोलना बहुत मुश्किल हो रहा था एंड वो कंटिन्यूसली रोती जा रही थी। एंड ये सुनकर कहीं ना कहीं यूही भी समझ गई थी कि अंदर क्या हुआ होगा। एंड ये कोई नया नहीं है, ऐसा होता रहता है, इसीलिए वो दोनों बस अपना काम कर रही थी। तभी यूही ने कहा, शियान मास्टर की डिटेल्स उन्होंने बहुत। शियान ने कहा, नहीं, हम उसे नहीं छू सकते, मास्टर को अच्छा नहीं लगेगा, हम सिर्फ मास्टर के कपड़े चेंज करते थे एंड मैंने उन्हें दवा दे दी है, वो पूरी रात आराम करेंगे तो कल मॉर्निंग तक ठीक हो जाएंगे। मैंने उनके जख्म भी बैंडेज कर दिए हैं, तुम सिर्फ उनके कपड़े चेंज करने में मेरी हेल्प करो। ये सुनकर यूही सिर्फ नोट करती है एंड अगले ही सेकंड बस कबर्ड से विजान के कपड़े निकालना शुरू करती है। एंड दोनों ही बस विजान की उस अनकॉन्शियस स्टेट को देख रही थी एंड दोनों इस वक्त बहुत हर्टफुल महसूस कर रही थी, बहुत ज़्यादा। जैसे कर विजान को उसके कपड़े चेंज करने में हेल्प करती हैं। एंड शियान बस विजान के उस वक्त बड़े चेहरे को देख रही थी। तभी यूही ने कहा, वैसे पार्टी में हुआ क्या था, मास्टर अचानक से यहाँ क्यों आ गए? सब लोग उनका वहाँ इतना इंतज़ार कर रहे थे और मास्टर बस गायब हो गए। सब कुछ ठीक तो रहा होगा ना, कमरे की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। शियान ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मास्टर ने मुझसे कहा था कि इंतज़ार करें एंड उसके बाद वो बस यहाँ आ गए। मुझे लगा था गैरेज में वो मिलेंगे, पर तुम्हें तो पता ही है ना, पार्टी में मास्टर के घर वाले उन्हें मिले थे एंड उसके बाद मास्टर बहुत परेशान हो जाते हैं, शायद वैसे ही कुछ हुआ होगा। यूही ने विजान को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, कब तक और ऐसा होता रहेगा? मास्टर की क्या गलती है, आखिर लोगों ने इतना परेशान क्यों करते हैं, क्यों? शियान ने कहा, मास्टर की कोई गलती नहीं है, इसीलिए तो शायद सब उनके साथ इतना गलत बर्ताव करते हैं, पर हमारे मास्टर स्ट्रॉन्ग है, वो जानते हैं उन्हें कैसे सर्वाइव करना है। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो शियान बस आंसू भरी निगाहों से विजान की तरफ देख रही थी एंड यूही बस वहाँ चुपचाप खड़ी हो जाती है। पर विजान का चेहरा बहुत ज़्यादा रेस्टलेस लग रहा था, वो बहुत परेशान लग रहा था, डिस्टर्ब लग रहा था। एंड वहीं दूसरी तरफ कोई और शख्स भी डिस्टर्ब हो रहा था, जैसे कि वो भी कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो, उसके हार्ट में से कोई पेन हो रहा हो। उसे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, पर उसे लग रहा है जैसे कुछ चुभ रहा है उसे, बहुत तीखी तरीके से, बहुत ज़ोर से। एंड वो कोई और नहीं बल्कि लान ईपो था, जो इस वक्त पूरी तरीके से पसीने से तरपतर हो रखा था। वो लोग इस वक्त जंगल के बिल्कुल बीचों बीच थे, जहाँ पर एक अजीब सी हिप्पी पार्टी चल रही थी, जहाँ पर एलेक्स और उसके जैसे बहुत सारे लोग वहाँ थे। लाउड म्यूज़िक था, सब लोगों के हाथों में अल्कोहल के ग्लास थे एंड सब लोग बस डांस कर रहे थे नशे में और म्यूज़िक में झूम कर। ये सारे लोग कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे, ये सारे ही लोग रॉयल फैमिलीज़ के जूनियर अल्फाज थे, 18, 19, 20, 22 साल के, जो बस अपनी अपनी पढ़ाई कर कर वापस क्लान्स में लौटे थे अपनी फैमिली से मिलने के लिए। एंड वो लोग बस फन कर रहे थे, क्योंकि एज सच यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इस तरह की कोई क्लब या पार्टीज़ हों। पर वो लोग जानते हैं कि वो किसी भी जगह को क्लब कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक म्यूज़िक लाउड बजाकर, कुछ सप्लाइज लाकर जिसमें अल्कोहल हो, कुछ खाना हो एंड साथ ही कुछ डांसर्स हों जिन्हें स्पेशली अमाउंट देकर बुलवाया गया था। एंड पूरी पार्टी अलग ही शोर शबाब पर चल रही थी, जहाँ किसी की रोक टोक नहीं थी, किसी की भी नहीं। पर फिर भी पता नहीं क्यों वो बस रुक गया था। उसका आंखें जैसे अपना कलर चेंज कर रही थी एंड वो अनकंट्रोल्ड हो रहा था। एंड उसे इस तरीके से देखकर हाउशान ने कहा, तुम ठीक तो हो? इबो ने कहा, पता नहीं, पर क्या तुम मुझे ड्रिंक दोगे? हाउशान ने कहा, तुम ऑलरेडी बहुत पी चुके हो, वो नशे में हो। इबो ने कहा, डैम दो ना, मेरा गला सूख रहा है। ठीक है, तो वो बस साइड में चला गया था उस पूरे म्यूजिक से। एंड हाउशान बस इबो की ऐसी हालत देखकर तुरंत दौड़ कर जाता है एंड एक ठंडे पानी का ग्लास जैसे तैसे कर उस भीड़ में से ढूंढ कर इबो के लिए लेकर आता है। इबो ने कहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा हाउशान, पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है, दर्द हो रहा है यहाँ मुझे। ये कहते हुए बस अपने हार्ट की तरफ प्रेस करने लगा एंड वहाँ दबाने लगा। हाउशान ने कहा, हे मैन, तुम मुझे डरा रहे हो, सब कुछ ठीक तो, तुम डांस कर रहे थे, हाँ अचानक से क्या हुआ? मैं तुमसे कहा था तुम्हें नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी बॉडी, तुम इतने थके हुए थे, तुम्हें आराम करना चाहिए था। पर इबो हाउशान की सिर्फ सारी बातें छोड़कर उसके हाथ से पानी का ग्लास लेता है एंड उसे पीना शुरू करता है। उसने तुरंत उस ग्लास को साइड करते हुए कहा, मैं तुमसे ड्रिंक लाने के लिए कहा था, तुम तो पानी लिया है। हाउशान ने कहा, बकवास बंद करो, अभी पानी ही पियो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए खुद पर? इतना ड्रिंक करोगे तो मर जाओगे। इबो ने कहा, जीना चाहता कौन है? ये कहते हुए बस पीने लगा एंड फाइनली वो थोड़ा सा ठीक महसूस करता है। उसने ग्लास को साइड में रखा एंड देन वो बस पेड़ का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। उसके बाल बस बिखरे हुए थे, माथे पर चिपक रहे थे, पसीना बहुत ज़्यादा था। एंड उसकी ऐसी हालत को देखकर हाउशान बस सिर्फ टेंस था, कंसर्न ऐसे वो इबो को देख रहा था।
तो पीछे से एलेक्स भाग कर आता है। उसने ईबो की तरफ देखकर कहा, हे मैन क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? ये कहते हुए बस कंसर्न में ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा, तो तुम भी यहाँ आ गए? एलेक्स ने कहा, हाँ, तो मुझे वहाँ पार्टी में दिखाई नहीं दिए, और सुजन वो तुम्हें पूछ रही है, तुम उसके पार्टनर थे ना, तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है? ये कहते हुए एलेक्स ने विंक किया एंड ईबो ने सिर्फ अपने उस ड्रंकन स्टेट में खुद को खड़ा किया एंड देन टायर्डली मुस्कुराते हुए कहा, इंटरेस्टेड तो मैं भी हूँ डूड, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं ज़्यादा कुछ कर पाऊँगा। ऑलरेडी 4 बज चुके हैं एंड अगर मैं अभी घर नहीं पहुँचा तो माँ मुझे ज़िंदा खा जाएंगी। तो वैसे भी पार्टी रैप अप करने का समय आ गया है। उसे बोला मैं उसे कॉल करूँगा, ओके अभी मैं चलता हूँ। ये कहते हुए वो बस खड़ा हो गया था, लेकिन हाउशान देख सकता था कि वो थोड़ा वीक लग रहा है, इसलिए उसने तुरंत ईबो को बस थाम लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईबो यहाँ पर बस नशे में बेहोश हो जाए, इसीलिए वो बस ईबो को थाम कर खड़ा हुआ था। एंड वैसे भी कोई नया नहीं है, ईबो हमेशा बहुत ज़्यादा पी लेता है, बहुत ज़्यादा, कितना कि उससे खड़ा भी नहीं होया जाता। एंड मेरी दूसरी तरफ एलेक्स सिर्फ कंसर्न में ईबो को देख रहा था। एलेक्स ने कहा, यू श्योर? ईबो ने कहा, हाँ मैं श्योर हूँ, बाय द वे डोंट फॉरगेट टू टेल हर कि मैं भी इसमें इंटरेस्टेड हूँ। ये कहते हुए ईबो ने विंक किया एंड अपनी उस नोटी सी स्माइल को देता हुआ वो फाइनली एलेक्स को बाय बोलते हुए बाहर निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स भी सिर्फ अपना सर हिलाता है एंड वापस वो पार्टी में लौट जाता है। अब लगभग 15 मिनट के बाद हाउशान एंड ईबो अपनी जीप में बैठकर वापस विला के लिए निकल रहे थे। पर हाउशान देख सकता था कि वो इज़ नॉट वेल, ही इज़ कम्प्लीटली नॉट वेल। वो बहुत ड्रेन लग रहा है एंड उसका फेस देखकर ही हाउशान को थोड़ा कंसर्न हुआ एंड इसीलिए उसने ब्रेक लगाते हुए पूछा, हे बडी आर यू रियली ओके? ईबो ने कहा, मैं ओके हूँ। हाउशान ने कहा, तुम लग तो नहीं रहे हो, कोई और भी प्रॉब्लम हो रही है? ये कहते हुए हाउशान ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने भी अपनी आंखों को खोला एंड हाउशान की तरफ देखा। कुछ पल के लिए दोनों शांत रहते हैं, देन ईबो ने बस सिर्फ अपने हार्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, आई जस्ट फील लॉस, आई डोंट नो मुझे क्या हो रहा है एंड क्या महसूस हो रहा है, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि दर्द हो रहा है बहुत बहुत ज़्यादा। आई मीन डिस्टर्ब, डिस्ट्रैक्शन एंड अंदर से सब कुछ खाली लग रहा है। मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है, बट ये कहते कहते ईबो रुक गया। हाउशान ने कहा, तुम्हारे साथ ऐसा पहले भी हुआ है ना? ईबो ने कहा, हाँ पर इतना तेज कभी नहीं, इस बार बहुत अलग है, मतलब इंटेंस है, बहुत इंटेंस। एंड आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने चेकअप करवाया था बट मेरा हार्ट तो ओके है, इनफैक्ट बहुत हेल्दी है, अब ये मुझे दर्द क्यों हो रहा है? ये कहते हुए वो सिर्फ अपनी चेस्ट पर मारने लगा एंड हाउशान ने कहा, हे काम डाउन, पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। आई थिंक तुम्हें सोना चाहिए, एक गहरी नींद लेनी चाहिए, तो तुम्हारी बॉडी वापस कोप अप कर पाएगी। माहौल चेंज हुआ है ना, दैट्स वाई ऐसा कुछ हो रहा होगा। ये कहते हुए हाउशान ने अपनी कार की स्पीड को बढ़ा दिया था एंड वो सिर्फ बाहर की तरफ देखने लगता है। उसने अपना सर अपने हाथ से ढक लिया था क्योंकि अब उसके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वो अपनी आंखों को खोलकर रास्ते को देख पाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे नॉशियस सा फील होगा। इसीलिए वो बस अपना हाथ अपने सर पर रखकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। पर जैसे ही उसने अपनी कलाई को अपने सर के ऊपर रखा, उसे एक तेज सेंट आती है, काफ़ी तेज सेंट, फ्लोरल सी बट वाइल्ड सी। एंड इस चीज़ ने ईबो की आंखों को खोल दिया था। उसने अपनी आंखों को खोला एंड देन वो अपनी कलाई को देखने लगा। फिर वो अपने आप को स्निफ करने लगा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये स्मेल एग्जैक्टली कहाँ से आ रही है। ये उसकी जैकेट से तो नहीं आ रही, ना ही उसकी शर्ट से आ रही है, ना ही उसके हाथ से आ रही है। लेकिन फिर तभी ये सब कुछ सोचते सोचते अचानक ईबो का ध्यान उसके कलाई में पड़े हुए उस ब्यूटीफुल ब्रेसलेट की तरफ चला गया था। एंड जैसे उसका ध्यान उस ब्रेसलेट की तरफ गया, ईबो की आंखें जैसे चमक गई। उसने अपनी कलाई को अपनी नोज के और करीब किया एंड देन एक स्निफ किया, एक लॉन्ग स्निफ। एंड जैसे उसने वो स्निफ किया, एक पल में ही जैसे ईबो को लगा उसे बहुत सुकून मिला हो। जो दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, बेचैन हो रहा था, वो जैसे थोड़ा शांत हो गया हो, लेकिन धड़कने बढ़ा गया हो उसकी। एंड इस चीज़ ने ईबो को जैसे कुछ पल के लिए मेस्मराइज कर दिया था। वो फिर से एक स्निफ करता है एंड जैसे उसके बाद तो वो स्निफ करने ही लगा। एंड उसकी ऐसी हरकतों को देखकर एकदम से चुपचाप होते हुए देखकर हाउशान ने कहा, हे क्या कर रहे हो तुम? इतने ज़्यादा नशे में हो गए हो कि खुद को ही सूंघ रहे हो? सच में? ये कहते हुए वो इरिटेट होने लगा। ईबो ने कहा, मैं सूंघ नहीं रहा, मैं शांत रहो कुछ देर के लिए। ये कहते हुए वो फिर से स्निफ करने लगा एंड जैसे ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि उसे इस चीज़ से सुकून मिल रहा है एंड वो बस इसी वजह से लीन हो गया था। एंड कुछ ही पल के अंदर ईबो बस अपने आप को ही कार पर साइड में सुकेड़ लेता है एंड बस उसे ही स्निफ करने लगता है। ईबो नशे में था बट फिर भी आंखें बंद कर उसे न जाने की विजान की आंखें बार बार नजर आ रही थी। एंड वो स्मेल, विजान की वो स्मेल बिल्कुल उस ब्रेसलेट से आ रही थी। एंड ये चीज़ ईबो के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट लाने के लिए काफ़ी थी। जो उसे बेचैनी महसूस हो रही थी, उस बेचैनी को भी शांत करने के लिए काफ़ी थी। देखते देखते ईबो की आंखें कब लग जाती हैं उस ब्रेसलेट को सूंघते सूंघते, इस बारे में उसे ही पता नहीं चलता। एंड हाउशान को जब ये रियलाइज होता है, उसने ईबो की तरफ देखा एंड अपना सर झटकते हुए कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता, सच में कुछ नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो फाइनली स्पीड को बहुत तेज़ करता है एंड लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग विला में थे। एंड उसके बाद जैसे कर संभल कर हाउशान बैक डोर से ईबो को बस उसके रूम में ले जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी शावी खड़े होकर उसका इंतजार कर रही थी। एंड ईबो की ऐसी हालत देखकर वो जितनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, उतनी ही ज़्यादा कंसर्न्ड और नर्वस भी थी। कंसर्न्ड ईबो के लिए एंड नर्वस इसलिए कि ताकि पूरे विला में से कोई देख ना ले। इसलिए जैसे जैसे पूरी कोशिश कर वो चुपचाप से ईबो को उसके कमरे में ले आती है। उसने हाउशान की तरफ देखते हुए कहा, इसने फिर इतनी ज़्यादा भी है? हाउशान ने कहा, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की पर आई एम सॉरी मैम। शावी ने ईबो को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, इतनी जल्दी वापस कैसे लौट आया है? मुझे तो लगा था पूरी रात वहीं रहेगा। हाउशान ने कहा, लगा तो मुझे भी ऐसा ही था इस पूरी पार्टी को देखकर, बट ये कहते हुए हाउशान रुक गया। शावी ने हाउशान की तरफ देखते हुए कहा, कुछ हुआ था वहाँ? हाउशान ने कहा,
एक बार फिर से ये वही दर्द की शिकायत कर रहा था। आई डोंट नो कि इसको क्या प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब भी से ऐसा होता है ये बस, हम इसका चेहरा देखकर आप समझ गए होंगी। ये कहते हुए हाशुआ ने ईबो की फेस की तरफ इशारा किया जो अभी भी पेल लग रहा था। एंड जैसे ही शाओवी ने ईबो के चेहरे को देखा वो बस साइड में खड़े हो जाती है एंड उसकी आंखों में वो चिंता साफ नजर आ रही थी। हाशुआ ने कहा, मैम क्या आपको पता है कि उसे दर्द क्यों? पर शाओवी ने तुरंत हाशुआ को रोकते हुए कहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी से आराम करने दो। आई थिंक तुम्हें भी अब रेस्ट करना चाहिए, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये कहते हुए शाओवी बस कमरे से बाहर निकल जाती है एंड हाशुआन भी ईबो को देखता है एंड दैट वो भी लंबी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ लौट गया था। एंड वहीं दूसरी तरफ ईबो सिर्फ उस ब्रेसलेट को अपने और करीब करता है एंड उसे स्निफ कर और गहरी नींद में पहुंच जाता है। अब लगभग 5 दिन के बाद ईबो अपनी 5 दिन पुरानी गर्लफ्रेंड एंड अपने बहुत सारे अचंगी दोस्तों के साथ हॉल में बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था जो एलेक्स स्टेट से लेकर आया था। एंड वो गेम खेलकर सब लोग बस चिल आउट कर रहे थे एंड लगभग 5 दिन से वो यही तो कर रहे थे, एक दूसरे को जाना एंड चिल करना। एंड उनका ये शोर कहीं ना कहीं पूरे विला में सुना जा सकता था, बट कोई भी आकर ईबो एंड उसके ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। ये शायद कोई करना नहीं चाहता था क्योंकि शिजन के पास अपने ही बहुत सारे काम थे और हुलियन और हे ईबो को खुश देखकर ही खुश थे। वहीं दूसरी तरफ शाओवी ने भी बहुत कोशिश की ईबो को रोकने की, पर शायद ईबो किसी से रुकने वाला नहीं था। वहीं दूसरी तरफ शाओवी इस वक्त हेनरी से डील कर रही थी जो ऑलरेडी उसके दिमाग में दर्द कर रहा था ईबो की कस्टडी को लेकर एंड उनके डाइवोर्स को लेकर जो बस फाइल करना चाहता था जिससे कि वो वापस से लिलियन से शादी कर सके। एंड इस चीज़ के लिए शाओवी तैयार नहीं थी, या वो तैयार थी पर वो ये भी करना नहीं चाहती थी। गॉड नोस उनके बीच में क्या चल रहा था, पर ये सब कुछ अलग टेंशन थी। और इस बीच में शाओवी कम ही ईबो पर ध्यान दे रही थी और ईबो को उसकी प्रीत मिल गई थी। वो बस जैसे चाहे वैसे अपने दिन को एंजॉय कर रहा था। ये उसके हॉलीडे थे, ऑफ कोर्स वो एंजॉय क्यों ना करे। खैर अभी वो एंजॉय कर ही रहा था तभी पीछे से एक छोटी सी नन्ही परी बस ईबो की तरफ भाग कर आती है और उसे चिल्लाते हुए कहा, ईबो अंकल आप आ गए, आप आ गए। ये कहते हुए बस दौड़ते हुए ईबो की तरफ आ जाती है एंड इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता उस छोटी सी बच्ची ने ईबो के साइड में बैठी हुई सुजन को बस पुश किया एंड देन अगले सेकंड ईबो को हक करते हुए कहा, मैंने आपको बहुत मिस किया ईबो अंकल, बहुत ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ ईबो भी इस छोटी बच्ची को देखकर बहुत खुश हो गया था। उसे चिल्लाते हुए कहा, जोरा कैसी हो स्वीटहार्ट। ये कहते हुए वो बस उसे गोद में लेकर खड़ा हो गया था, बट उसके लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल था क्योंकि जोरा इतनी भी छोटी नहीं थी। जोरा ने कहा, ईबो अंकल मुझे नीचे रखिए, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। ये कहते हुए वो गुस्सा करने लगी। ईबो ने कहा, हाँ हाँ समझ गया। ये कहते हुए वो ने फाइनली जोरा को नीचे रखा एंड देन उसकी तरफ देखते हुए कहा, माय स्वीटहार्ट तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। जोरा ने कहा, हाँ वो तो मैं हो गई हूँ। ईबो ने कहा, एंड ब्यूटीफुल भी। जोरा ने कहा, हाँ। ये कहते हुए वो अपनी चमचमाती हुई आंखों से बस ईबो की तरफ देखने लगी एंड देन उसने ईबो को हक करते हुए कहा, एंड आप बहुत हैंडसम हो गए हो, बहुत ज्यादा। ईबो ने कहा, ऐसा क्या। ये कहते हुए वो दोनों आपस में कॉन्वर्सेशन करने लगे। उनकी ऐसी जोड़ी को देखकर एलेक्स एंड बाकी लोग सब बस क्यूरियस होकर जोरा की तरफ देख रहे थे, पर सुजन सिर्फ मुंह बनाकर और घूर कर जोरा की तरफ देख रही थी क्योंकि अभी भी जोरा ने उसे पुश किया था ना। वहीं दूसरी तरफ पीछे से शाओवी ने भी जोरा की आवाज़ को सुन लिया था एंड वो बस सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है एंड उसने जोरा की तरफ देखते हुए कहा, जोरा तुम यहाँ आ गई। जोरा ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, आंट। ये कहते हुए वो तुरंत भाग कर जाती है एंड शाओवी को भी गले लगाती है। शाओवी ने भी उससे गले लगाते हुए कहा, कब आई स्वीटहार्ट। जोरा ने कहा, बिल्कुल अभी, मेरे अभी अभी ट्रिप खत्म हुई है एंड कल से मेरे स्कूल शुरू होने वाले हैं ना, तुम बस आ गई और किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप दोनों आने वाले हो, ये तो बहुत गलत बात है। ये कहते हुए जोरा बस मुंह बनाकर उन दोनों की तरफ घूर रही थी। तभी ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम नाराज मत हो, हमें भी नहीं पता था कि हम आने वाले हैं, मतलब मुझे नहीं पता था, मैं बस मुझे खींच कर यहाँ ले आई। बाय द वे कैसे चल रहा है यहाँ सब कुछ। जोरा ने कहा, स्टेट से लौटने के बाद सब कुछ बोरिंग है यहाँ, बहुत बोरिंग, बट स्कूल बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहते हुए जोरा की आंखें चमकने लगी। ईबो ने कहा, ऐसा क्या। तभी पीछे से हुलियन एंड हे भी उतर कर आ गए थे। तभी हुलियन ने कहा, तुम। ये कहते हुए वो जोरा की तरफ देखने लगे एंड जोरा के चेहरे से मुस्कुराहट बस चली जाती है। उसने हुलियन एंड हे की तरफ देखते हुए कहा, मदर फादर। ये कहते हुए उसने वो किया। हुलियन ने बस अपनी निगाहों को तिरछा कर लिया था लेकिन हे ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वीटहार्ट कैसी हो तुम। ये कहते हुए उसने जोरा को गले लगा लिया था। दरअसल जोरा हुलियन और हे की एडॉप्टेड ओमेगा बेटी है। एडॉप्टेड कहना ठीक नहीं होगा, ये कहना ठीक होगा ये गिफ्टेड बेटी है। जोरा के पापा एक रिस्पेक्टेड रेप्यूटेबल अल्फा गवर्नर थे एंड वो हे की मदर टाउन में रहते थे, तो इसी वजह से उनकी और हे के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। इनफैक्ट जोरा के फादर हे से मैरिज भी करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली हे की मैरिज ऑलरेडी हुलियन से फिक्स कर दी गई थी और इस चीज़ ने जोरा के फादर का बस दिल तोड़ दिया था एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो आज के बाद कभी किसी और से शादी नहीं करेंगे। एंड वो इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं काफ़ी लंबे वक्त तक। पर जब उनकी एज होना शुरू हो गई एंड उन्हें पता चल गया कि अब वो ज़्यादा लंबे वक्त तक जी नहीं पाएंगे, तो उन्होंने अपने लव को जो हे के लिए था उस लव को एक पोर्शन में कन्वर्ट कर दिया। एंड चूँकि उनकी फैमिली एक हो, उनके पास ऐसी स्पेशल पावर थी जिससे वो अपने लव को एक पोर्शन में कन्वर्ट कर एक बेबी को बर्थ दे सकते थे।
तो ज़ोरा के फादर ने यही किया। जब वो आखिरी सांस ले रहे थे तो उन्होंने अपने लव को एक पोशन में कन्वर्ट किया एंड उस पोशन से उसने ज़ोरा को जन्म दिया। और ज़ोरा को जन्म उन्होंने इस आस में दिया था कि ये उनके प्यार की निशानी के तौर पर रहेगी। वो कभी हे से तो मिल नहीं पाए, हे के कभी हो नहीं पाए, लेकिन ज़ोरा उनके प्यार की तरह रहेगी। एंड उस बच्ची को पैदा करने के बाद उन्होंने उस बच्ची को अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर हे के पास भेज दिया था एंड उसे लेटर में रिक्वेस्ट की थी कि वो इस बच्ची का ख्याल रखें। ये उन दोनों के प्यार की निशानी है। वो कभी उनसे कन्फेस नहीं कर पाए पर वो उनसे बहुत प्यार करते हैं एंड वो चाहते हैं कि उनके जाने के बाद वो इस बच्ची को संभालें एंड आगे उसे एक लाइफ दें। और ये चीज़ हे के लिए बहुत शॉकिंग थी क्योंकि वो हमेशा से उस पर्सन को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते थे, बट उनके लिए उनके मन में ऐसी फीलिंग्स थी ये कभी ये ने सोचा भी नहीं था। बट अब जब ज़ोरा के फादर स्टुअर्ट ने अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर ज़ोरा को हे के पास भेजा था तो हे कुछ कर भी नहीं सकते थे, वो इस बच्ची को नकार नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस बच्ची को अडॉप्ट करेंगे। पर इस बात से हुलियन को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन था। इस बीच में उन दोनों के बीच में काफ़ी सारी कहा सुनी भी चली थी एंड लोगों के बीच में बातें भी बनना शुरू हो चुकी थी एंड ये चीज़ हे को कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब कर गई थी। इसीलिए हे ने डिसाइड किया था कि वो इस बच्चे के फ्यूचर को बिगड़ने नहीं देंगे एंड उन्होंने ज़ोरा को स्टेट्स भेज दिया था शाओवी के पास, तब तक के लिए जब तक कि यह माहौल शांत नहीं हो जाता एंड वो हुलियन को मना नहीं लेते। एंड इस चीज़ में पूरे 7 साल लग गए एंड फाइनली जब हुलियन थोड़ा सा मानने लग गई तो हे डिसाइड किया था कि वो ज़ोरा को वापस चाइना लेकर आएंगे एंड उन्होंने ऐसा ही किया। ज़ोरा के 7th बर्थडे पर वो ज़ोरा को वापस चाइना ले आए एंड उसके बाद से उन दोनों ने ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटाया। हुलियन अभी भी थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड रहती थी, नाराज़ रहती थी, वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी ज़ोरा को, पर हे ने ज़ोरा को पूरा प्यार दिया। जितना हो सके वो उसकी केयर करते थे एंड उसको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते थे। इस बीच में वो पूरा ध्यान रखते थे कि ज़ोरा और हुलियन के बीच में एक अच्छी खासी दूरी हो। इसीलिए वो ज़्यादा लंबे वक्त तक ज़ोरा को यहाँ पैलेस में नहीं रखते थे, वो हमेशा उसे बाहर रखते थे या अपने स्कूल के डोम में रखते थे। पर अब वापस ज़ोरा यहाँ आ गई है एंड हुलियन ज़्यादा खुश नहीं है, ये हे देख सकते थे। पर ईबो बहुत खुश था क्योंकि ज़ोरा एंड ईबो की अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। दोनों ने ही काफ़ी समय एक दूसरे के साथ शेयर किया था स्टेट्स में एंड ईबो ज़ोरा को बस अपनी छोटी बहन की तरह देखता है एंड उससे बहुत प्यार करता है एंड ये चीज़ उनके बॉन्ड में भी नज़र आती है। पर ऑफ कोर्स ये चीज़ हुलियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे तुरंत ज़ोरा की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम यहाँ आ गई हो तो अपने कमरे में जाओ और वहाँ जाकर तैयारी करो, कल से तुम्हारे स्कूल शुरू होने वाले हैं। शोर मचाना बंद करो। और किस तरह के कपड़े पहने हैं तुमने ये? ठीक है, तो उसने ज़ोरा की तरफ देखा एंड हुलियन की ऐसी बातें सुनकर एक ज़ोरा बस ईबो के पीछे छुप जाती है। ईबो ने हुलियन की तरफ देखते हुए कहा, कम ऑन ग्रैंडमा, आपको क्या हुआ है? हाँ, आप इतनी ज़्यादा रूड क्यों हो रही हैं? अभी भी तो ज़ोरा आई है, उसे थोड़ी देर मेरे साथ खेलने दीजिए। एंड जहाँ तक बात रही उसके स्कूल की, तो वो कल है ना, अभी तो बहुत सारा टाइम है, अभी वो मेरे साथ खेलेगी एंड हम लोग उसके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। उसके कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा खासा फ्रॉक तो पहना हुआ है उसने। ठीक है, तो वो सिर्फ ज़ोरा की तरफ देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ हुलियन ने सिर्फ अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। देन उसने हे की तरफ देखा जैसे कि वो हे को वार्न कर रही हो एंड ये कहीं ना कहीं समझ गया था एंड वो आगे कुछ भी नहीं कर सकता था, सिर्फ उसने अपनी आंखों को बंद किया एंड देन उसने ईबो की तरफ पढ़ते हुए कहा, बेटा ज़ोरा भी सफ़र कर आई है ना, वो थोड़ा थक गई है तो मैं उसे रेस्ट देता हूँ एंड तुम अपने दोस्तों के साथ खेलो एंड ज़ोरा हम लोग रूम में चले। ठीक है, तो ज़ोरा की तरफ देखा है। ज़ोरा जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी वो समझ गई थी कि उसे जाना ही होगा, इसलिए उसने हे की तरफ देखते हुए कहा, यस फादर। हे ने कहा चलते हैं। ठीक है, तो वो ज़ोरा को लेकर बस ऊपर की तरफ चला गया था एंड उसके बाद हॉल में एक ऑकवर्ड सी साइलेंस थी। ईबो का मूड ख़राब हो चुका था एंड अब उसे यहाँ नहीं रहना था, इसीलिए उसने सिर्फ हाउशान की तरफ देखा एंड इससे पहले कि हुलियन कुछ भी कह पाती उसने हाउशान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बाहर जाना है। हाउशान ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, कार की चाबी दो, मुझे बाहर जाना है। ये क्या? तो इसने हाउशान से कार की चाबी ली एंड उसके बाद वो बस बाहर निकल गया, सबको वहीं छोड़कर। तभी शाओवी ने हुलियन की तरफ देखते हुए कहा, आपको ऐसा कुछ करना ज़रूरी था? आपको पता है ना ईबो को बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब भी कोई ज़ोरा के साथ इस तरीके का बिहेव करता है। तभी हुलियन ने कहा, तुम अपने पति को किसी और के साथ बांटना पसंद कर सकती हो पर मैं नहीं, मेरा मेट सिर्फ मेरा है। और ज़ोरा कैसे आई है ये तो बात तुम भी अच्छे से जानती हो, वो किसी और के प्यार की निशानी है। मेरे हे के लिए कोई और प्यार रखे है ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे भी मैं इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि हे की खुशी उसमें है, हे ये चाहता है। अगर हे के चेहरे पर उस लड़की को देखकर मुस्कुराहट ना आती तो मैं उसे कब का चलाकर खाक कर देती। ये कहते हुए एक हुलियन की आंखें पूरी लाल हो गई थी। ये चीज़ शाओवी को रोकने के लिए काफ़ी थी। हुलियन ने शाओवी की तरफ देखते हुए कहा, अपना काम करो एंड जितना हो सके तुम भी मुझसे दूर रहो क्योंकि तुम सब सिर्फ मेरा दिमाग खराब करते हो, दिमाग खराब। ये कहते साथ ही हुलियन बस वहाँ से चली गई थी एंड शाओवी बस हुलियन को जाते हुए देखती है एंड देन उसने खुद में ही बड़बड़ाया एंड देन साय करते हुए कहा, किसे पसंद होता है अपने प्यार को बांटते हुए देखना, पर जब आपका प्यार ही आपका ना रहना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं। ये कहते हुए उसने बस दूसरी दिशा में देखा जहाँ पर हेनरी बस लिलियन के साथ मुस्कुराता हुआ नीचे उतर रहा था एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं शाओवी का दिल तोड़ने के लिए काफ़ी थी, पर उसके चेहरे पर ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं आते। उसने अपनी सिर्फ निगाहों को मोड़ा एंड देन उसने एलेक्स एंड बाकी सब की तरफ देखते हुए कहा, आज के लिए पार्टियाँ खत्म हो चुकी है,
हम लोग फिर मिलेंगे, ओके। ये कहते हुए शाओ भी बस सबकी तरफ देख लगी एंड एलेक्स ने नोट करते हुए कहा, जी जी आंटी, हम फिर मिलेंगे, गाइस चल सकते हैं। ये कहते हुए उन सबकी तरफ दिखाई, बाकी सब लोगों ने भी सर झुकाया एंड वो लोग बस वहाँ से निकल गए। पर सुजन बार बार मुड़कर पीछे देख रही थी, क्योंकि वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, वो इवो के साथ रहना चाहती थी। पर इवो वो तो उसे छोड़कर यहाँ से चला गया। खैर, अब लगभग 1 घंटे के बाद हाउसवान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम और कितनी देर तक गाड़ी चलाना चाहते हो? इबो ने कहा, जब तक मेरा दिमाग शांत नहीं हो जाता। हाउसवान ने कहा, और वो कब होगा? इबो ने कहा, मुझे नहीं पता। और हम कब यहाँ से बाहर निकलेंगे? हाँ, ये सब कुछ कितना कितना ज़्यादा सफोकेटिंग है, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। ये सब कुछ क्या है? हाँ, मुझे यहाँ से बाहर जाना है हाउसवान, हम कब जा सकते हैं? इस सवाल का जवाब हाउसवान के पास नहीं था। वो कहना तो चाहता था कि कभी नहीं, पर इबो का चेहरा देखकर कोई नहीं कह पाया। इसीलिए उसने सिर्फ अपना सर झुकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, पर अभी तुम्हें शांत होने की जरूरत है, क्योंकि हम स्टेट्स में नहीं हैं और तुम इतना तेज गाड़ी नहीं चला सकते। देख रहे हो ना, लोग के कैरेज जा रहे हैं। इबो ने कहा, हाँ कैरेज, फक, इस चीज से भी मुझे नफरत है। लोग ये चला क्यों रहे हैं जब गाड़ी है अवेलेबल? तो ओह, समझ में नहीं आता लोगों को मेहनत करने में क्या मजा आता है। देखो तो सही जरा किस तरीके से सुकून से खुश होकर सब कुछ चला रहे हैं। ये तो वो सबकी तरफ देखे लगा जो अपने कैरेज में बैठकर बहुत खुश थे, पर ये चीज इबो को सिर्फ इरिटेट कर रही थी। उसे सब कुछ इरिटेट कर रहा था। ये पूरा माहौल, यहाँ लोग कैसे रह सकते हैं? इन 5 दिनों में इबो सिर्फ बोर हो रहा था, हद से ज्यादा बोर, और वो बस यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। पर इतना भी आसान नहीं था। अब वक्त गुजर जाता है, अगला दिन लग गया था, सुबह हो चुकी थी एंड धीरे धीरे कर सूरज आसमान में अपनी आंखें खोल रहा था एंड कोई और शख्स भी बस अपनी आंखें खोलकर आईने के सामने खड़ा हुआ था। उसके चेहरे के सारे रंग जैसे उड़े हुए थे। वो बहुत कमज़ोर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो बस तैयार हो रहा था बिना कोई हाव भाव के। वो कोई और नहीं, विजान था, जो बस अपने कपड़ों को पहन रहा था। उसने अच्छे से अपनी उन टेल्स को टाई किया एंड देन उसने अपना वो बड़ा ब्लैक रोब पहन लिया, जो उसे पूरे ऊपर से नीचे तक कवर करने के लिए काफ़ी था। तभी कमरे में शियान आती है। शियान ने कहा, मास्टर। विजान ने कहा, क्या वो मिल गया? शियान ने बस अपना सर झुकाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, पर वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा, मुझे नहीं पता वो कहाँ गायब हो गया। विजान ने कहा, ढूंढो उसे, तुम जानती हो ना, अगर किसी को भी पता चला तो। ये कहते हुए विजान रुक गया। शियान ने कहा, मैं जानती हूँ मास्टर, पर पता नहीं आपका वो ब्रेसलेट कहाँ गायब हो गया? जब हम लोग पार्टी में गए थे तब तो वो था, पर उसके बाद। ये कहते हुए शियान बस चुप हो जाती है। देन विजान बस अपनी कलाई को देखने लगता है, जहाँ पर अभी पट्टियाँ बंधी हुई थी। उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि उसका वो मॉर्निंग ब्रेसलेट आकर कहाँ गया, पर ज़्यादा लंबे वक्त तक वो इस चीज़ को छुपा नहीं सकता एंड इसी चीज़ का उसे डर लग रहा है। शियान ने कहा, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ कर रखूँगी मास्टर। एंड क्या आप ठीक हैं? ये कहते उसने विजान की तरफ देखा। विजान ने फाइनली अपने बालों को सेट करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। शियान ने कहा, कहाँ आप ठीक है मास्टर? आप बीमार लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हैं। तो पीछे से यूई ने भी आते हुए कहा, कमज़ोर तो लगेंगे ही ना, 5 दिन से मास्टर ने कुछ नहीं खाया है। शियान ने कहा, खाया नहीं है या उन्हें कुछ दिया नहीं है? ये सब लोग ऐसा क्यों करते हैं मास्टर? आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। अब आपको स्कूल भी जाना है अगर वहाँ आपको कुछ हो गया तो क्या होगा मास्टर? विजान ने शियान की तरफ अपनी सॉफ्ट आई से देखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। क्या कैरेज तैयार है? यूई ने कहा, तैयार है। विजान ने कहा, ठीक है, मेरा बैग ले आओ एंड अब हमें चलना होगा। ठीक है, तो विजान आगे बढ़ गया था एंड यूई भी सिर्फ सर नोट कर विजान का बैग उठा लेती है। शियान जाने तो नहीं देना चाहती थी, पर उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। एक उसके पास कभी चॉइस होती ही नहीं है, इसलिए वो बस विजान को चुपचाप फॉलो करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हॉल में सब लोग बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, सब लोग बातें कर रहे थे एंड ऑफ कोर्स शाओलिन भी वहाँ थी, जो अपनी हेड चेयर पर बैठी हुई थी। पर विजान को वहाँ सीढ़ी से उतरता हुआ देखकर सब बस चुप हो जाते हैं एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं शाओलिन ने भी नोटिस की, इसीलिए उसने अपनी निगाहों को पीछे मोड़ कर देखा तो विजान सीढ़ी से उतर कर आ रहा था। ये देखकर शाओलिन के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, विजान स्कूल जा रहे हो बेटा? विजान ने वहाँ आते हुए कहा, जी मदर, गुड मॉर्निंग। शाओलिन ने कहा, गुड मॉर्निंग, आओ बैठकर नाश्ता करो। ठीक है, तो उसने साइड की चेयर पर इशारा किया एंड ये देखते के साथ ही बाकी सब लोगों की निगाहें सिर्फ एक ही हो गई थी, पर कोई शख्स था जो बस कूद कर विजान की तरफ देख रहा था एंड वो कोई और नहीं बल्कि जोजोआ था। एंड इससे पहले कि कोई भी कुछ भी कह पाता, जोजोआ ने आगे बढ़ते हुए कहा, उसे नाश्ता करने की क्या जरूरत है, वो तो पहले ही नाश्ता कर चुका है। एंड जैसे ही बात जोजोआ ने कही, सबकी निगाहें अब जोजोआ पर घूम गई थी। शाओलिन ने कहा, क्या? एंड ये चीज़ सुनकर शियान से अपनी निगाहों को झुका लेती है एंड अपनी नाखूनों को बस अपनी हथेली में दसाने लगती है, क्योंकि विजान ने नाश्ता तो किया, उसने तो 5 दिन से कुछ खाया तक नहीं है, पानी की भी कुछ ही बूंदें उसे मिली हैं एंड ये चीज़ उसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब कर रही है शियान से बेहतर और कौन जान सकता है। बट जोजोआ ये सब कुछ उसी का किया था एंड अब वो यहाँ पर इस तरीके से प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है जैसे कि वो कितना अच्छा हो। जोजोआ ने शियान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ उसने खाना खा लिया, मतलब मैंने ही सुबह दिया था उसे।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो हमारे साथ यहाँ बैठकर खाना खाए। एंड वैसे भी आज उससे स्कूल जाना था ना, तो अच्छा है वो ऑलरेडी खाना खा चुका है। एंड अब उसे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है, तो शीलियन तुम्हें उसे स्कूल जाने देना चाहिए। कहते हुए जोजो सिर्फ शीलियन की तरफ देख लगा। शीलियन की निगाहें कहीं ना कहीं नर हो गई थी। वो जोजो की आंखों में देख रही थी जैसे किसी यकीन ना रहा हो जोजो और विजान को खाना दे। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। पर तभी विजान ने भी सर झुकाते हुए कहा, जी मैंने ऑलरेडी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो मुझे स्कूल जाना होगा वरना मैं लेट हो जाऊँगा। एंड आज वैसे भी सभी बच्चे लौटने वाले हैं, तो मुझे जल्दी पहुँचना होगा। ये कहते हुए विजान बस आके बढ़ने ही वाला तब पीछे से जोजोआ ने कहा, जा तो रहे हो पर याद रखना समय से पहले घर वापस लौट आना, दिन ढलने से पहले, समझ आया तुम्हें? ये कहते हुए जोजोआ सिर्फ नफरत भर कर विजान की तरफ देख रहा था। एंड विजान सिर्फ अपनी मुट्ठियों को भींचता हुआ आगे की तरफ निकल गया था बिना कुछ कहे। इसके बाद वो अपने कैरेज में बैठता है एंड कैरेज हॉस्टल या स्कूल के लिए निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ निकलने तो कोई और शख्स भी वाला था। एंड वो कोई और नहीं बल्कि जोरा थी, जो बस अपने कैरेज में बैठने ही वाली थी। तो पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। एंड इससे पहले कि वो चिल्लाती, इवन तुरंत उसका मुंह बंद करते हुए कहा, चिल्लाना मत। जोरा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, इबो ने उसका हाथ हटाया एंड देन उसकी तरफ देखते हुए कहा, धीरे। जोरा ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? इबो ने कहा, तो मैं स्कूल लेकर जा रहा हूँ स्वीट हार्ट, आज हमारा पहला दिन है ना। जोरा ने कहा, पर मैं तो कैरेज में। इबो ने कहा, कैरेज को छोड़ो, कौन चलता है कैरेज में? चलो गाड़ी में चलते हैं, बहुत मजा आएगा। देखा तो वो जोरा को बस खींचता हुआ अपनी कार की तरफ ले आया था। एंड अगले सेकंड से जोरा को जीप में बिठाते हुए कहा, तो बताओ मुझे तुम्हारा कॉलेज कहाँ पर है? जोरा ने कहा, पर मुझे कैरेज से जाना होगा वरना फादर एंड मदर बहुत गुस्सा करेंगे। इबो ने कहा, वो कोई गुस्सा नहीं करेंगे। एंड तुम्हें कब से फिक्र होने लगी? भूल गई क्या स्टेट में मैं ही तुम्हें स्कूल लेकर जाता था? ये कहते हुए वो सिर्फ जोरा की तरफ देख लगा। एंड जोरा ने हेल्पलेसली हंसते हुए कहा, मैं कैसे भूल सकती हूँ? सभी लोग मेरे पास इसीलिए तो आते थे क्योंकि मेरे अंकल इतने हैंडसम थे। कोई शख्स इतना हैंडसम कैसे हो सकता है इबो अंकल? ये कहते हुए जोरा सिर्फ इबो की तरफ देखे लगे। इबो सिर्फ मुस्कुराने लगा। उसने कहा, तुम चॉकलेट खाओ, ज्यादा चिंता मत करो। बाय द वे तुम्हारा कॉलेज है कहाँ? आई मीन स्कूल है कहाँ? जोरा ने कहा, यहाँ से बहुत दूर है, पर अंकल प्लीज आप किसी फ्लावर की शॉप पर रोक लीजिएगा। इबो ने कहा, क्या? जोरा ने कहा, किसी फ्लावर की शॉप पर रोक लीजिएगा। इबो ने कहा, वो क्यों? ये कहते हुए अपनी कार की स्पीड को तेज कर चुका था। जोरा ने कहा, क्योंकि मुझे अपने प्रिंसिपल के लिए फ्लावर्स खरीदने हैं, उन्हें फ्लावर्स बहुत पसंद है। ये कहते हुए जोरा अपनी चॉकलेट खा रही थी। इबो ने कहा, प्रिंसिपल? जोरा ने कहा, हाँ आपको पता है वो बहुत ब्यूटीफुल है। इबो ने कहा, क्या सच में? जोरा ने कहा, हाँ वो सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा है। इबो ने जोरा के बालों को रफल करते हुए कहा, नहीं तुम सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा हो। जोरा ने कहा, क्या अंकल आप भी उन्हें देखेंगे ना तो आप यही कहेंगे, पर अफसोस आप उन्हें देख नहीं सकते। जैसे ही जोरा ने कहा, इबो ने कहा, और वो ऐसा क्यों? जोरा ने कहा, क्योंकि आप एक अल्फा हो एंड उन्हें अल्फा को देखना अलाउ नहीं है। ये कहते हुए जोरा सिर्फ हंस रही थी। इबो को ये बात समझ नहीं आई, पर इससे पहले कि वो आगे कुछ भी पूछता, जोरा ने चिल्लाते हुए कहा, रोकिए इबो अंकल रोकिए, फ्लावर की शॉप आ गई। एंड जैसे ही जोरा चिल्लाती है, इबो बस गाड़ी रोक देता है। एंड अगले सेकंड जोरा बस अपनी गाड़ी से उतरती है एंड फ्लावर की शॉप की तरफ दौड़ जाती है। और इबो को पूछने का मौका ही नहीं मिलता कि इबो अल्फा है तो वो उसे क्यों नहीं देख सकता। पर कहीं ना कहीं बस जोरा की बातों को देखकर खुश हो गया था एंड उसका ध्यान इस बात पर ज़्यादा नहीं गया। अब लगभग 1 घंटे के बाद वो लोग फाइनली उस बड़े से ब्यूटीफुल से स्कूल में पहुँच गए थे। एंड स्कूल में पहुँचते के साथ ही गेट पर एक गार्ड खड़ा हुआ था। उस गार्ड ने जोरा की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी जाओ लाइन लग रही है। जोरा ने कहा, हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए जोरा ने अपना बैग उठाया एंड देन से इबो की तरफ देखते हुए कहा, बाय अंकल। इबो ने कहा, पर मैं भी तो अंदर चलना चाहता हूँ ना, आई मीन मैं भी तो देखूँ तुम्हारा स्कूल कैसा है। तभी इस गार्ड ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी सर पर आप अलाउ नहीं है। इबो ने कहा, क्या? जोरा ने कहा, हाँ कोई अल्फा अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप हमारे प्रिंसिपल को नहीं देख सकते। तो इबो अंकल मैं चलती हूँ, बाय बाय बाय, फिर मिलेंगे हम। ये कहते हुए बस इबो के गाल पर किस करते हुए वहाँ से चली गई थी। इबो वही जगह पर खड़ा रह गया डम्बफाउंडेड। वो इतनी सारी मेहनत करके यहाँ क्यों आया? क्योंकि वो सब कुछ देखना चाहता था, कोई नई चीज़ देखना चाहता था। एंड ऑफ कोर्स वो जोरा के फ्रेंड से भी मिलना चाहता था, पर डैम वो तो नहीं जा सकता। एंड ये चीज़ इबो को बस थोड़ा ट्रिगर कर रही थी। उसने सामने खड़े हुए उस गार्ड की तरफ देखा एंड अपनी आइज को नैरो करते हुए कहा, क्या कोई तरीका नहीं कि मैं अंदर जा सकूं? ये कहते हुए उस गार्ड के हाथ में कुछ पैसे रखने की कोशिश कर रहा था, या उसे ब्राइब करने की कोशिश कर रहा था। पर उस गार्ड ने तुरंत उन पैसों को इबो की तरफ सरकाते हुए कहा, सॉरी सर अंदर जाना अलाउड नहीं है, आप एक अल्फा हैं एंड ये एक ओमेगा का स्कूल है, तो आप प्लीज बाहर ही रहिए, ये चीज़ ठीक नहीं है। इबो ने कहा, हे मैन तुम डॉलर के लिए मना कर रहे हो? तो पता है इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत इतनी है जैसे तुम्हारी मंथ की सैलरी भी नहीं होगी। मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ, मुझे अंदर जाने दो ना। उस गार्ड ने कहा, सर पर इस पहले अपनी बहस को शुरू कर पाते, सामने से एक और शख्स ने चिल्लाते हुए कहा, अरे वहाँ बहस क्या कर रहे हो, जल्दी आओ प्रिंसिपल सर आ गए। उस शख्स ने कहा, आया आया। ये कहते हुए वो तुरंत दौड़ता हुआ जाता है जहाँ पर से एक कैरेज आ रहा था एंड इबो से वहाँ पर डम्बफाउंडेडली खड़ा रह जाता है। उसने चिल्लाते हुए कहा, हे हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है, मुझे अंदर जाना था। मैं तुम कहाँ जा रहे हो? ये कहते हुए वो चिल्ला रहा था, पर उसकी बात को वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी सभी का ध्यान विजान के कैरेज के ऊपर आकर टिक गया था, जो अभी भी बस कॉलेज में एंट्री लेने ही वाला था। एंड कहीं ना कहीं इबो का ध्यान भी उस कैरेज की तरफ टिक गया, पर उस कैरेज की तरफ नहीं, शायद उस साइड से आती हुई उस सेंट की तरफ, धीमी सेंट, प्रेजी सेंट, जो इबो का ध्यान खींचने के लिए काफ़ी थी। एंड वो बस अपने शार्प आइज से उस कैरेज की तरफ ही देखता रहता है, पर जब तक कि वो कैरेज दीवार के पीछे गायब नहीं हो गया। इबो ने कहा, हे अब ये क्या था? ये सेंट
कि ये शख्स, तो ईबो ने अपनी आंखों को 2-3 बार झपकाया एंड अगले सेकंड उसने अपने हाथ को ऊपर उठाया एंड देन अपनी कलाई में पहने हुए उस ब्रेसलेट को उसने स्निफ किया एंड डैम, दोनों स्मेल बिल्कुल सेम थी एंड ये देखते के साथ ही वो की आंखों में और चेहरे पर एक शैतानी चमक आ गई थी। उसने हंसते हुए कहा, तो क्या ये तुम हो? हाँ, तो मैंने कहा नहीं ढूंढा एंड तुम सच में? ये कहते हुए वो सिर्फ उस कैरी की तरफ देखने लगा जो अब फाइनली पूरी तरीके से गायब हो चुका था एंड ईबो ने उस गार्ड की तरफ देखा जो उसको अंदर नहीं जाने देने वाला था। ईबो ने कहा, तो तुम मुझे रोकोगे? हाँ, तुम रोक नहीं सकते। ये कहते हुए वो सिर्फ मुस्कुराता है एंड अगले सेकंड उसने एक चुटकी बजाई एंड जैसे ही उसने चुटकी बजाई वो बस गायब हो गया एंड देन ईबो ने अपनी शैतानी हंसी में हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे बात कर रहे थे? मैं लान हूँ, लान वांगी वो, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, और मैं अंदर जाना चाहता हूँ तो मैं जाकर ही रहूँगा। ये कहते हुए वो सिर्फ हंसता है एंड वो पीछे की तरफ दौड़ने लगता है बैकयार्ड साइड में, क्योंकि फ्रंट से जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ईबो ये रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो बैक साइड की तरफ दौड़ने लगता है एंड अगले सेकंड उसे वहाँ पर एक छोटी सी वॉल नजर आती है, जिस वॉल को टैप कर वो बस अंदर की तरफ आ जाता है कूद कर। जैसे ही वो अंदर कूदा उसने इधर उधर अपनी निगाहों को घुमाया एंड डैम, सच में ये कॉलेज बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा हरियाली थी एंड हर तरफ फूल ही फूल लगे हुए थे एंड ये देखकर ईबो के चेहरे पर हंसी आ जाती है, पर उसकी हंसी और ज़्यादा तब बढ़ गई जब उसने कैरेज की तरफ देखा। ईबो ने कहा, मिल गया। ये कहते हुए वो उस कैरेज की तरफ जाने लगा एंड एक पेड़ के पीछे छुप कर वो उस कैरेज में देखने लगा कि आखिर उस कैरेज में वही शख्स है जिसे वो देखने के लिए यहाँ आया है या फिर उसने इतनी मेहनत बेफिजूली में की। पर एक बार फिर से ईबो की आंखें चमक गई थी, क्योंकि कैरेज में से ब्लैक लिबास में पूरी तरीके से लिपटा हुआ विज़ार अपना कदम नीचे रखता है एंड जैसे ही ईबो ने उस शख्स की तरफ देखा उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ईबो को भी नहीं पता कि उसकी धड़कनें तेज क्यों हो रही हैं, पर वो बस सामने की तरफ देख रहा था एंड अगले सेकंड विज़ान पूरी तरीके से कवर होता हुआ बाहर निकलता है एंड वो देखते के साथ ही ईबो ने अपने दिल में कहा, ये तुम ही हो, फाइनली ये तुम ही हो, मेरा डाउट गलत नहीं था। तो एक बार फिर से, तुम्हें इतना शौक क्यों है खुद को कवर करने का? इतने तो सुंदर दिखते हो। हाँ, मैंने पूरा चेहरा तो नहीं देखा, पर जितना भी दिखा इसमें तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुम अपना चेहरा क्यों ढकते हो? मुझे तुम्हें देखना है। ये क्या तो सिर्फ अब उस टेढ़ी मेढ़ी सी हरकतों को कर रहा था एंड ये करने से साइड की बस घास हिल रही थी एंड उस घास को हिलता हुआ देखकर गेट पर खड़े हुए गार्ड बस कंफ्यूजन में देख रहे थे, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर घास हिल रही थी। वही दूसरा ईबो उस विज़ान को देखने में बिजी ही था कि तभी इसके पैंट पॉकेट में रखा हुआ फोन बजने लगा। ईबो ने तुरंत अपना फोन बाहर निकाला एंड उसके ऊपर हाउशॉन का नाम शो हो रहा था। ईबो ने कहा, इसे क्या काम है? ठीक है, तो ईबो ने तुरंत फोन उठाया एंड धीमी आवाज में कहा, हेलो। हाउशॉन ने चिल्लाते हुए कहा, व्हेयर द हेल आर यू? ईबो ने कहा, चिल्ला क्यों रहे हो? हाउशॉन ने कहा, ईबो कहाँ हो तुम? ईबो ने कहा, मैं अपने फार्म हाउस वाले घर पर हूँ। हाउशॉन ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, फार्म हाउस वाले घर पर? अरे मैं तुमसे बातें मत करता हूँ, अभी बिजी हूँ। ठीक है, तो मैं अपना फोन रख दिया था। उसने वापस विज़ान की तरफ देखा, पर अब विज़ान बस आगे बढ़ गया था। ईबो ने कहा, शिट, इसके चक्कर में ये कहाँ गायब हो गया? ठीक है, तो वो विज़ान को देखने लगा जो अब उसे नजर नहीं आ रहा था। वहीं दूसरा विज़ान बस कॉरिडोर क्रॉस करता हुआ अपने ऑफिस कैबिन में जा रहा था एंड जैसे ही वो अपने ऑफिस कैबिन में पहुंचा उसने यूए की तरफ देखते हुए कहा, सबसे पहले आज का शेड्यूल लेकर आओ मेरे पास, तो तक मैं ऑफिस में हूँ। यूए ने कहा, जी मास्टर। ठीक है, तो यूए वहाँ से चली गई थी एंड विज़ान अपने कैबिन के अंदर आ जाता है। यहाँ वो अकेला था एंड खुद को अकेला देखते हुए विज़ान ने सिर्फ एक गहरी सांस ली। वो वीक फील कर रहा है, पर वो सब कुछ कर सकता है, वो कर सकता है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, खाने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन के लिए अगर वो नहीं खाएगा तो कुछ हो नहीं जाएगा। यही सोचकर बस विज़ान आगे बढ़ जाता है। बस उसके सर में दर्द हो रहा था। विज़ान ने बस अपने आप को वहीं चेयर पर बिठाया। उसने अपना बड़ा सा केप जो उसने पहन रखा था उस केप को उसने साइड में रख दिया था। उसके वो लॉन्ग लहराते हुए ब्यूटीफुल वाटरफॉल जैसे बाल बस उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। विज़ान सिर्फ अपनी आंखों को रिलैक्स करने के लिए कुछ देर के लिए उन्हें बंद करता है एंड उस चेयर पर बैठकर अपने आप को बस थोड़ा शांत करता है। बट अगले ही सेकंड उसे बहुत सारे बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है एंड ये सुनकर विज़ान की आंखें बस खुल जाती हैं। उसने अपने आप को खड़ा किया एंड वो विंडो के साइड में पड़ता है। विंडो के साइड के नीचे से वो बाकी से बच्चों को देखने लगता है जो बस हंसते मुस्कुराते हुए स्कूल के अंदर आ रहे थे एंड ये चीज़ देखकर विज़ान के चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। विज़ान ने उन बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, शायद मुझे स्कूल में आना इसीलिए पसंद है क्योंकि एटलीस्ट ये तो एक जगह है जहाँ पर मुझे मुस्कुराते हुए चेहरे दिखते हैं। ये देखकर विज़ान सिर्फ उस पूरी सीनरी में जैसे बस डूब गया था। वहीं दूसरी तरफ ईबो जो विज़ान का पीछा कर रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विज़ान गया कहाँ गायब हो गया वो। ये कहते हुए वो बस इधर उधर ढूंढ रहा था, पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तनी वो ने खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, कहाँ चले गए हो तुम? तुम्हारे लिए तो मैंने इतनी सारी मेहनत की है, अब तुम मेरा जादू भी जा रहा है। ज़्यादा लंबे वक्त तक गायब नहीं रह सकूंगा, कहाँ गए तुम? ये कहते हुए वो बस इधर उधर देखने लगा, पर विज़ान उसे कहीं नहीं दिख रहा था। सिर्फ बच्चे दिखाई दे रहे थे जो बहुत सारे थे, जो बहुत शोर मचा रहे थे। उन सब के बीच में से ईबो का निकलना कितना मुश्किल था ये वही जानता था। बट एट लास्ट वो बस एक खाली कॉरिडोर की तरफ आ जाता है एंड उस कॉरिडोर को देखते के साथ ही या उस कॉरिडोर में आते के साथ ही पता नहीं क्यों पर ईबो का दिल जैसे जोर से धड़कने लगा। उसे वो एक बार फिर से धीमी धीमी सी सही पर वो सेंट आने लगी एंड वो सेंट स्मेल करते के साथ ही ईबो की आंखें फिर से चमक जाती हैं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, फाइनली मिल गए तुम मुझे, तो तुम यहाँ हो। ये कहते हुए वो उस कॉरिडोर में बढ़ने लगा। जैसे वो कॉरिडोर की तरफ आगे बढ़ रहा था वो स्मेल तेज होती जा रही थी एंड ईबो के दिल की धड़कनें भी। एंड फाइनली वो एक दरवाजे के पास पहुंच गया था जो बंद था। ईबो ने उस दरवाजे की तरफ देखा एंड पीछे की तरफ देखा कोई आ तो नहीं रहा। जैसे ही उसे रियलाइज हो गया कि अब कोई नहीं आ रहा, ईबो ने धीमे से दरवाजा खोला, इतना धीमे से कि वो आवाज़ तेज ना हो सके। वहीं दूसरी तरफ विज़ान जिसका ध्यान अभी सिर्फ बाहर ही था
उसका ध्यान अब भी बाहर ही रहता है। उसे नहीं पता था कि ऑलरेडी उसके रूम में कोई आ गया है, एक ऐसा मेहमान जिसकी दिलचस्पी फिजान में कुछ ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा ही। एंड फाइनली ईबो को वो शख्स सामने नजर आता है, वही शख्स जिसके वो लहराते हुए काले घने बाल बस खूबसूरती से एक झंडी की तरह लग रहे थे। बेशक फिजान पीट कर खड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी ईबो को वो मैस्मराइजिंग लग रहा था। ईबो ने बस फिजान की तरफ देखते हुए कहा, कोई शख्स पीछे से भी इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? और फाइनली तुमने वो पर्दा हटा दिया, अब मैं तुम्हारा चेहरा देख पाऊंगा। बिल्कुल, ये कहने के साथ ही ईबो सिर्फ हंसने लगा। एंड वहीं दूसरी तरफ विजान को अचानक से कुछ एहसास होता है, एक तेज हवा का सा एहसास। एंड उससे लगा कि जैसे योई आई है, इसीलिए विजान ने बिना गेट की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, योई क्या तुम शेड्यूल ले आई? ये कहते हुए विजान बस मुड़ने ही वाला था कि अगले ही सेकंड वो तेज हवा और तेज हो गई। एंड इससे पहले कि विजान कुछ भी समझ पाता, एक शख्स ने सिर्फ उसे वॉल पर पिन कर दिया। एंड वो कोई और नहीं बल्कि ईबो था, जो बस तेज स्पीड में विजान के पास पहुंचा था। एंड इससे पहले कि विजान कुछ भी समझ पाता, उसने विजान को घुमाया एंड देन उसने वॉल पर विजान को पिन कर दिया। एंड एक पल के लिए जैसे पूरी दुनिया थम गई विजान और ईबो के बीच में। दोनों बस एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विजान जो बहुत बहुत ज़्यादा डर गया था इस अटैक से, वहीं दूसरी तरफ ईबो जो बस शॉक हो गया था विजान की इस खूबसूरती को देखकर। उसकी वो ब्यूटीफुल, हद से भी ज़्यादा गहरी पर्पल आंखें, ऐसी आंखें जिसमें बस ईबो डूब गया। एंड उन आंखों पर पर्दा करते हुए उसकी वो लॉन्ग आईलैशेस, पॉइंटेड नोज एंड रोज पेडल जैसे वो लिप्स, लहराते हुए बाल और उससे निकलती हुई एक चमक, जिस चमक में ईबो बस जैसे रुक गया, थम गया और सांस लेना तक भूल गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फिजान सांस लेना भूल गया था ईबो को अपना इतना करीब देखकर। वक्त सच में थम गया था उन दोनों के ही बीच में, तब तक जब तक कि ईबो ने अपना हाथ उठाकर विजान के उन बालों को छूकर उसके कान के पीछे नहीं लगाया और अपने उस धीमी पर जैसे डरी हुई और अटकी हुई आवाज़ के साथ कहा, फाइनली फाउंड यू। ये क्या कर ईबो बस हल्के से मुस्कुरा रहा था एंड विजान की आंखों में देख रहा था। एंड वहीं दूसरी तरफ विजान शॉक एंड स्टंट था, कंप्लीटली स्टंट। हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई नो ये एक लॉन्ग एंड बोरिंग चैप्टर था, बट इट्स जस्ट फॉर दिस चैप्टर। आई मीन अब ईबो ने विजान को देख लिया है एंड इतनी आसानी से वो उसे नहीं छोड़ने वाला। एंड क्या विजान ईबो से बच पाएगा? ये सारी चीज़ें अब स्टार्ट हुई हैं एंड देखते हैं आगे क्या होगा। सो जस्ट स्टे विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी कि हाउ इज़ द चैप्टर। एंड सॉरी फॉर द डिले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।